Food is one of the basic requirement of all the living organisms, and the major component of our food is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water. Food provides us energy and organic material for growth and repairing of our tissue. Water play an important role in metabolic processes and prevent dehydration. The food consists by biomacromolecules which can't utilize in our body in original form, so the complex food material converts into the simplest and diffusible form. This enzymatic hydrolysis is called as digestion. एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस के लिए अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड digestive glands, comprises by number 1 mouth, then oral cavity, then esophagus, then stomach, then intestine. Intestine divided into two parts, small intestine and large intestine. Small intestine consists by duodenum, jejunum and ileum, while large intestine consists by first number cecum, then second number colon, third number rectum, and finally rectum opens outside the body through anal canal and anus. ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो गए. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर फर्स्ट नंबर सैलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड नंबर लीवर, थर्ड नंबर पैनक्रियाज, फोर्थ नंबर गैस्ट्रिक ग्लैंड which are found in our stomach, and last intestinal gland found in our small intestine. So this is our digestive system. एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माउथ से स्टार्ट होती है एंड देन एनस में जाकर एंड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी. बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी. इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, पैलेट एंड देन फेरिंग्स. ह्यूमन बींग्स में टीथ जॉ बोन पर लगे होते हैं और 3 प्रॉपर्टी होती है टीथ की. फर्स्ट नंबर थिकोडॉन टाइप ऑफ टीथ, सेकेंड नंबर डाइफायोडॉन टाइप ऑफ टीथ एंड थर्ड नंबर हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ. एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में डेंटल फॉर्मूला अपर जॉ और लोअर जॉ पर कितने टीथ होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट है, और डेंटल फॉर्मूला जो है वो 2123 अपॉन 2123 है. देन इस टीथ के ऊपर हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है टीथ में, दैट इज कॉल्ड एज द एनामल. ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस. इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक. स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड होता है. इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक. ये स्टमक अपने लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है. इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. देन स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दोनों के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. सेम ऐसे ही इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सी शेप डियोडिनम. एक्चुअली यू शेप अपने लिखा हुआ है बट सी शेप बोला जाएगा. सेकेंड नंबर अ लॉन्ग मिडल पोर्शन कॉल्ड एज जेजुनम एंड लास्ट पोर्शन हाईली कॉइल्ड पार्ट कॉल्ड एज इलियम.
नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट इज द सीकम, सेकंड इज द कोलन एंड थर्ड नंबर इज द रेक्टम. आज अपन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्री कैनाल के टीएस में चार, ट्रांसवर्सल सेक्शन में चार लेयर होते हैं. आउटर मोस्ट इज द सेरोसा, सेकंड इज द मस्कुलरिस, थर्ड इज द सबम्यूकोसा एंड फोर्थ इज द म्यूकोसा. Serosa is the outermost layer and this outermost layer is made up by fibrous connective tissue plus simple squamous epithelium. Second layer, muscularis layer, and this muscularis layer divided into two layers. Outer is the longitudinal muscle layer and inner is the circular muscle layer. ये अपने एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को डेराइव करवाते हैं जिसे अपन बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस. इसके बाद में आती है सब म्यूकोसा लेयर. दिस इज द थर्ड लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सब म्यूकोसा लेयर इज मेड अप बाय द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस लिम्फ वेसल्स प्लस ब्लड वेसल्स प्लस नर्व फाइबर. स्पेशली डिओडिनम की सब म्यूकोसा में स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड. इस सब म्यूकोसा के नीचे अंदर की ओर म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है. स्टमक में इस म्यूकोजल एपिथेलियम से फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें रगी या गैस्ट्रिक फोल्ड्स बोलते हैं. इन गैस्ट्रिक फोल्ड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. म्यूकोजल एपिथेलियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन forms the finger-like folds called as the villi. इन विलाई के बेस पर स्पेस प्रेजेंट होता है called as the crypts of Lieberkuchen. ये crypts of Lieberkuchen दिखाए हुए हैं जो दो विलाई के बीच में छोटे से क्लेफ्ट लाइक स्पेस को बोलते हैं. यहाँ एक सीक्रेट होता है which is called as the intestinal juice. इस विलाई के अंदर देखिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. लिम्फ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द लैक्टियल. सो लैक्टियल आर द लिम्फ कैपिलरी. एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ने के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं. अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एसोसिएटेड ग्लैंड्स में नंबर 1 सैलाइवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर एंड थर्ड नंबर पैंक्रियाज. फर्स्ट नंबर सैलाइवरी ग्लैंड. सैलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स होती है. उसमें से फर्स्ट नंबर पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड नंबर सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, थर्ड नंबर सब लिंगुअल ग्लैंड्स. सैलाइवरी ग्लैंड से सैलाइवा सीक्रेट होता है. सैलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सैलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं. सेकंड नंबर लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इसका वेट 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है. ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जस्ट बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होता है. इसमें 2 लॉब्स होते हैं. हेपेटिक लोब्यूल्स को लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. कवरिंग इज कॉल्ड एज द ग्लीसन्स कैप्सूल. इसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं कवरिंग को. हेपेटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द लीवर जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करवाती है और बाइल सीक्रेट होकर स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर. गॉल ब्लैडर राइट लॉब के अंदर प्रेजेंट होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बाइल जूस को कंसंट्रेटेड करने का काम भी करती है. नाउ पैनक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ये अपने ड्यूडिनम की दोनों लिम्स के बीच प्रेजेंट होती है. एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन पार्ट ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है. वाइल हेड इसका एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन. सो ओवरऑल दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड.
डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बकल कैविटी एंड डिओडिनम में कंप्लीट होता है, while chemical digestion start from our buccal cavity, then carried out in our stomach, then in small intestine and ultimately small intestine में chemical digestion finish हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डाइजेशन इन आवर बकल कैविटी। बकल कैविटी में फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, देन मिक्स अप विद सलाइवा। Saliva is the secretion of the salivary gland and mix होते ही इस मटेरियल्स को बोलस फॉर्म में बोलते हैं। इसके अंदर सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं टाइलिन एंजाइम ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइवरी एमाइलेज, जो स्लाइट एसिडिक पीएच 6.8 पर वर्क करता है और फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करता है। दिस बोलस, उस बोलस को टंग के थ्रू, मसल्स के थ्रू पुश करते हैं और गलेट के थ्रू इसोफेगस में डाल देते हैं। इस टाइप से बकल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। देन फूड एंटर इनटू द बोलस एंटर इनटू द स्टमक। स्टमक के इनरमोस्ट लेयर पर म्यूकोजल एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती है। आउट ऑफ देम पेप्टिक सेल और चीफ सेल सीक्रेट द प्रो एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, while parietal or auxiliary cells secrete the HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin B12. Intrinsic factor also called as Kestrel factor. Now, स्टमक में फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर किया जाता है। बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है एंड देन स्टार्ट होता है केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टॉन्स। साथ में प्रोरेनिन चाइल्डहुड स्टेज का एंजाइम है जो बच्चों के अंदर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, बट एडल्ट में याद रखना एब्सेंट होता है रेनिन। अब उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज ऑल्सो सीक्रेट इन गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में डाइजेशन पढ़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ते हैं। जैसे ही काइम स्टमक से निकलकर पाइलोरिक इंस्पिंचर के ओपन होने से डिओडिनम में एंटर करता है, एंटर करते ही गॉल ब्लैडर और लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है और पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है। एक्चुअली बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids, but digestive enzymes are absent in bile juice. So bile juice is called as pseudo digestive juice. Actually this bile juice help in emulsification of fat and also provide the alkalinity to the chyme. एक्चुअली एसिडिक काइम को ये बाइल जूस एल्केलाइन नेचर के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। व्हाइल पैनक्रेटिक जूस कंटेन्स द इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। This trypsinogen is inactive enzyme which is activated by an enzyme called as enterokinase. This enterokinase converts the trypsinogen into active trypsin and then this active trypsin
converts the other inactive enzymes in pancreatic juice. Ultimately, these enzymes hydrolyze the macrobiomolecules like protein, proteases and peptones in presence of the trypsin and chymotrypsin and carboxypeptidase converted into the dipeptides. Same way, pancreatic phage converts the polysaccharides or starch into the disaccharides, and pancreatic lipase converts the emulsified fat into the diglycerides DG and then monoglycerides MG. And last, nuclease enzyme converts the nucleic acid into the nucleotides. ओवरऑल डिओडिनम के अंदर सारे एंजाइम वर्क करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं फूड को। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम में डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेशन प्रोसेस के लिए सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है और उस सक्कस एंटेरिकस के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो डाइजेशन फॉलोइंग टाइप से करेंगे। अब फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है जहां इसका केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे ही फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है, सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इस जूस में डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइसैकेराइडेज में माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज प्रेजेंट है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम converts the dipeptides into amino acids. Overall, protein digestion complete in jejunum and ileum. Maltose, which is disaccharide, converts into two molecules of glucose in presence of maltase enzyme. Same way, lactose convert into glucose plus galactose in presence of lactase enzyme. And sucrose, which is also called as the cane sugar, converts into the glucose and fructose in presence of sucrase enzyme. Overall, these three enzymes, maltase, lactase and sucrase, are called as the disaccharides. Now, nucleotide converts into nucleoside in presence of nucleotidase enzyme, and this nucleosides converts into pentose sugar plus nitrogenous bases in presence of nucleosidase. इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली, डाइग्लिसरॉइड्स एंड मोनोग्लिसरॉइड्स converts into fatty acids and glycerol in presence of the lipase enzyme. Overall, ये डाइजेशन की मैकेनिज्म जेजुनम एंड इलियम में फिनिश हो जाती है। अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओनली लार्ज इंटेस्टाइन में दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड सेकेंड वन, फीकल मैटर को स्टोर किया जाता है और बनाया जाता है। जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो सीकम के थ्रू अंदर आता है। वहां पर इलियोसीकल वॉल्व प्रेजेंट है इलियम और सीकम के बीच में। इलियोसीकल वॉल्व यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है और ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये सारी एक्टिविटीज जो डाइजेशन से रिलेटेड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ओवरऑल डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। Actually, absorption is the process in which the end product of the digestion
pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Means अपने एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में से डाइजेस्टेड मटेरियल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ के अंदर एंटर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन 3 प्रोसेस से होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन को बोलते हैं पेसिव एब्जॉर्प्शन या पेसिव ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन. तो बच्चा याद रखिएगा, कुछ ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+ और फैट या लिपिड का हमेशा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट, fructose and some amino acids are absorbed with the help of the carrier ions. एनर्जी कोई कंज्यूम नहीं होती है, सिर्फ कैरियर आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आते हैं फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स. दिस इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन. पैसिव डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ कैरियर, नो यूज ऑफ एनर्जी, वाइल फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैरियर प्रोटीन और कैरियर आयंस आर यूज्ड बट एनर्जी डज नॉट कंज्यूम्स. वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, देन सोडियम प्लस आयंस etc. are actively transported into the blood. So overall active transportation concentration gradient के against होता है, while passive transportation concentration gradient के along होता है. Now fat actually transport या absorb होकर lacteals में आती है, बाकी सभी transport होकर absorb होकर blood capillary में आते हैं. अब फैट यहां से निकलकर वो लैक्टियल्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स में एंड देन इनटू लेफ्ट एंड राइट थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट में, देन सबक्लेवियल वेन में, अल्टीमेटली हार्ट में. व्हाइल एक्सेप्ट फैट बाकी सभी ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड के थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन में, देन इनटू द लीवर, देन इनटू द हार्ट पहुंचते हैं. एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट बोलते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इज द इंफ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इस इंफ्लामेशन की वजह बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासिटिक इंफेक्शन है. डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर डिसऑर्डर जॉन्डिस. एक्चुअली जॉन्डिस में अपना लीवर अफेक्टेड होता है. सेकंड नंबर आता है वॉमिटिंग, जब माउथ से अपने स्टमक का कंटेंट बाहर निकलता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉमिटिंग. थर्ड नंबर का डिसऑर्डर डायरिया. ड्यू टू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायरिया. सो डायरिया में डाइजेशन तो होता है बट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से फीकल मैटर लिक्विड स्टेज के अंदर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ द वाटर लॉस होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है. नेक्स्ट नंबर आता है कॉन्स्टिपेशन. इसका मेन रीजन है बॉवेल मूवमेंट का इरेगुलर हो जाना, जिसकी वजह से सॉलिडिफाई स्टेज के अंदर फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर रह जाता है. इसी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. लास्ट वन आता है इनडाइजेशन. जैसा कि नाम से ही मालूम चल जाता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, लीडिंग टू अ फीलिंग्स ऑफ फुलनेस. अपने को पेट भरा भरा सा महसूस होता है. This is caused due to the inadequate secretion of enzymes. Second number anxiety, third number food poisoning, fourth number overeating and fifth number spicy food.
as your NEET exam has been rescheduled, so now Ellen welcome you in Rapid Revision Class 8 Extension Program. Earlier, Ellen provided you online Rapid Revision Class 8 in the topic Digestion and Absorption. Now Ellen is with you for the same topic to explain some very important key points of NCERT and some previous year questions. इसी क्वेश्चंस की रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में से. क्वेश्चन इज द मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट रेनिन, बी एंटेरोकाइनेज, सी ऑक्जेंटिक सेल्स एंड डी फ्रक्टोज गिवन है. वाइल कॉलम सेकंड के अंदर देखिए विटामिन B12 फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, थर्ड नंबर पर मिल्क प्रोटीन एंड फोर्थ नंबर पर ट्रिप्सिनोजन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करवाना है और गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना. तो वन बाय वन कॉलम फर्स्ट को देखते हैं, देन उसके साथ मैच करवाएंगे. कॉलम फर्स्ट में ए गिवन है रेनिन. एक्चुअली रेनिन इज ए मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इट इज ओनली फाउंड इन चाइल्डहुड स्टेज. सिर्फ अपने को चाइल्डहुड स्टेज में मिलता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है. तो इट मींस ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है. तो अपना रेनिन मैच विथ द थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन. नाउ सेकंड एंटेरोकाइनेज. एक्चुअली एंटेरोकाइनेज secretes from the mucosal epithelium of small intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल एपिथेलियम से सीक्रेट होता है. दिस एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन. ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन में. So this enterokinase is related with the trypsinogen, right? Enterokinase related with the trypsinogen. कॉलम फर्स्ट में सी को देखते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स. ऑक्जेंटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स है. गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पेप्टिक और चीफ सेल, नंबर 2 पर ऑक्जेंटिक सेल ऑल्सो कॉल्ड एज पैराइटल सेल, थर्ड नंबर म्यूकस नेक सेल एंड फोर्थ नंबर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है. उनमें से ये ऑक्जेंटिक सेल एक्चुअली सीक्रेट द HCl एंड कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर. Now, castral intrinsic factor is essentially responsible for the absorption of vitamin B12. ये castral intrinsic factor vitamin B12 के absorption के लिए essential होता है, so that ऑक्जेंटिक सेल मैच विथ द विटामिन B12. सी ऑक्जेंटिक सेल विटामिन B12. एंड लास्ट कॉलम फर्स्ट में डी गिवन है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज न्यूट्रिएंट्स है और मोनोसेकेराइड है. इस मोनोसेकेराइड का एब्जॉर्प्शन हमेशा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मेथड से होता है. सो फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोज का होता है, कुछ अमीनो एसिड्स का होता है. सो अपना फ्रक्टोज मैच विथ द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. ओवरऑल अगर ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ए रेनिन मैच विथ द कॉलम सेकंड में थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन के साथ करेक्ट.
बी एंटेरोकाइनेज, कॉलम सेकंड में फोर्थ नंबर पर ट्रिप्सिनोजन के साथ, ऑल्सो करेक्ट। बट सी ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल को फर्स्ट ऑप्शन में मैच करवाया हुआ है, सेकंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के साथ जो सुटेबल नहीं है, गलत है ये। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं, और सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर ए को मैच करवाया हुआ फोर्थ के साथ, ए रेनिन, और रेनिन को मैच करवाया हुआ है ट्रिप्सिनोजन के साथ, गलत दिया हुआ है। सो ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। बी एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज को थर्ड नंबर के साथ मैच करवाया हुआ है, थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन है जो सूटेबल नहीं है, गलत मैच करवाया हुआ है, इसलिए ये भी मैचिंग गलत। सी को फर्स्ट के साथ मींस ऑक्जेंटिक सेल को फर्स्ट विटामिन B12 के साथ ठीक है, लेकिन आगे के दोनों मैचिंग गलत। एंड डी को सेकंड के साथ, डी को सेकंड के साथ भी मैच ठीक से करवाया है, लेकिन ए और बी की मैचिंग गलत होने से अपना ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। नाउ ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। थर्ड में ए को फोर्थ के साथ मैच करवाया हुआ है, जबकि ए थर्ड के साथ मींस रेनिन मिल्क प्रोटीन के साथ में मैच हो रहा है, लेकिन यहां पर ए को फोर्थ के साथ मैच करवाकर इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। सो ये ऑप्शन भी अपने लिए सूटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ए को थर्ड के साथ मैच करवाया हुआ है, ए रेनिन एंड थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन, करेक्ट मैचिंग। देन सेकंड नंबर बी को फोर्थ के साथ में, बी एंटेरोकाइनेज, फोर्थ ट्रिप्सिनोजन, करेक्ट मैचिंग। सी ऑक्जेंटिक सेल मैच करवाया हुआ फर्स्ट के साथ विटामिन B12 के साथ, करेक्ट मैचिंग। एंड फ्रक्टोज को डी को सेकंड के साथ मींस फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के साथ बिल्कुल ठीक करवाया हुआ मैचिंग। सो दैट आवर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ। क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट simultaneously deficiency of protein and fat, option number 2 simultaneous deficiency of protein and calories, option number 3 deficiency of carbohydrate, and option number 4 protein deficiency not accompanied by calorie deficiency। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाशियोरकर डिजीज का कारण है, पहले ऑप्शन में गिवन है कि प्रोटीन और फैट दोनों के साथ साथ डेफिशिएंसी होने से, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन एंड कैलोरीज फैक्टर के साथ साथ डेफिशिएंट होने से, थर्ड ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होने की वजह से। इट मींस फोर्थ ऑप्शन में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोरकर रीजन का कारण गिवन है। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाशियोरकर डिजीज है क्या? तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने एलएन के मॉड्यूल में गिवन है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। एक्चुअली प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को WHO ने एक्सप्लेन किया है कि दो टाइप की डिसऑर्डर है। नंबर 1 इज द क्वाशियोरकर एंड सेकंड वन इज द मेरास्मस। इट मींस PEM और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप, one is the kwashiorkor and second one is the marasmus. Actually kwashiorkor is due to deficiency of only protein
इन दियर डाइट। अगर बच्चों के डाइट के अंदर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर 1 ईयर से अबोव स्टेज के अगर बच्चे हैं, उनकी डाइटरी फूड के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, तो बच्चा क्वाशियोरकर से ग्रसित हो जाता है, क्वाशियोरकर डिसऑर्डर होता है उसको। वाइल अगर बच्चे के डाइट में जो 1 ईयर्स के बिलो बच्चे हैं, जिनको मदर लैक्टेशन बंद हो जाता है, उन बच्चों को अगर डाइट के अंदर प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों ही कंटेंट डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेरास्मस डिजीज होती है, जो कि PEM के अंडर आती है। अब क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रंस। सो अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस फोर्थ ऑप्शन, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट accompanied by कैलोरी डेफिशिएंसी, उसमें कैलोरी की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, उसके अंदर केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी है। यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन ओनली। सो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर प्रोटीन एंड फैट दोनों को डेफिशिएंट दिखाया हुआ है, सो गलत ऑप्शन, ये मेरास्मस के लिए सुटेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, इट मींस दोनों ही कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मेरास्मस होता है, ये भी गलत। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, PEM का कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन नहीं है, सो दैट डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी रीजन गलत। सो ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। Gastric juice of infant contains option number 1 nuclease, pepsinogen and lipase. Second option pepsinogen, lipase and renin. Third option amylase, renin and pepsinogen. Fourth option maltase, pepsinogen and renin. इन चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, gastric glands secrete the gastric juice in our alimentary canal. Gastric juice contains the water, HCl, gastrointestinal factor, digestive enzymes like pepsinogen, prorenin, gastric lipase, etc. इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में से पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको HCl एक्टिव करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सेम वे प्रोरेनिन इनएक्टिव स्टेज में है, जिसको HCl की इन प्रेजेंस में रेनिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। रेनिन इज ओनली एन एंजाइम फाउंड इन इन्फेंट स्टेज, नॉट इन एडल्ट स्टेज। ये केवल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर या इन्फेंट स्टेज में मिलता है। सो ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस के अंदर इन्फेंट स्टेज के अंदर पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज ये एंजाइम मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में से देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। अब न्यूक्लिएज एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में मिलता है, सो ये ऑप्शन अपने लिए इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन गिवन है, जो अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो अपना ऑप्शन सेकंड ये करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें अपने को गिवन है एमाइलेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन। इसमें से एमाइलेज सुटेबल नहीं है, सो दैट अपना ऑप्शन नंबर थर्ड भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें गिवन है आपको माल्टेज, पेप्सिनोजन एंड रेनिन। इनमें से माल्टेज एंजाइम जो है
वो मिलता है सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस में। सो ये ऑप्शन भी अपने लिए इनकरेक्ट। ओवरऑल gastric juice of infant contains, correct option is second, pepsinogen, lipase and renin. So second option is correct. Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? Option number 1, cholecystokinin and secretin. Option number 2, insulin and glucagon. Option number 3, angiotensin and epinephrine. Option number 4, gastrin and insulin. क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है? तो ऑप्शन नंबर पहले में कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन दिया हुआ है। देखो बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर पर वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर से इस बाइल जूस के प्रोडक्शन और रिलीज को। और बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट। सो कोलेसिस्टोकाइनिन इज द करेक्ट। साथ में दिया हुआ है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन वर्क करता है पेनक्रियाज पर और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन और रिलीज को स्टिमुलेट करता है। सो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन बोथ आर करेक्ट। सो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। अब करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये पेनक्रियास से रिलीज होते हैं और ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। सो ये पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन से प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, आपने एलएन के क्लासरूम के अंदर पढ़ रखा है। एंजियोटेंसिन ये हार्मोन है, रास मैकेनिज्म के अंदर काम में आता है और अपने बीपी को कंट्रोल करता है, जीएफआर को कंट्रोल करवाता है। साथ में एपिनेफ्रिन ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है अपने को गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने से रिलेटेड है। और इंसुलिन ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करने से रिलेटेड है। सो गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन भी रॉन्ग हो गए। सो अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग। ओवरऑल अपने पेनक्रियाटिक जूस और कार्बोनेट को प्रोड्यूस करवाने में और रिलीज करवाने के अंदर दो हार्मोन अपने यहाँ इन ऑप्शन में से करेक्ट है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिसन? ऑप्शन नंबर 1 थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड होमोडोंट। ऑप्शन नंबर 2 थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ऑप्शन नंबर 3 प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट एंड होमोडोंट। ऑप्शन नंबर 4 प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेंटिसन को गिवन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन डेंटिसन की 3 प्रॉपर्टी होती है यहां पर। नंबर फर्स्ट, थिकोडोंट टीथ होते हैं ह्यूमन में। सेकंड होती है डाइफायोडोंट और थर्ड होती है हेटेरोडोंट।
एक्चुअली थिकोडॉन टीथ किनको बोलते हैं? टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जॉ बोन के अगर सॉकेट में टीथ एम्बेडेड है तो ऐसे टीथ को थिकोडॉन टीथ कहते हैं, जो ह्यूमन में मिलते हैं। साथ में डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट मींस अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, लाइफ में 2 बार आते हैं, फर्स्ट टाइम मिल्की टीथ एंड सेकेंड टाइम परमानेंट टीथ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन डेंटिशन की, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मींस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टीथ की स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होती है सारे टीथ की, तो ऐसे टीथ की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेटेरोडोंट। सो ओवरऑल ये 3 प्रॉपर्टी ह्यूमन डेंटिशन की होती है, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। देखते हैं ये तीनों ही प्रॉपर्टी कौन से ऑप्शन में मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में थिकोडोंट करेक्ट है, डाइफायोडोंट भी करेक्ट है, बट होमोडोंट टीथ दिया हुआ है, ये ह्यूमन के डेंटिशन के लिए सही नहीं है, बिकॉज होमोडोंट टीथ मीन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर टीथ की स्ट्रक्चर सिमिलर और उनके फंक्शन भी सिमिलर होते हैं तो उसको होमोडोंट डेंटिशन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर अपने को गिवन है थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अपन ने एक्सप्लेन किया, अभी एलएन क्लासरूम के अंदर पढ़ा भी था कि ह्यूमन डेंटिशन की प्रॉपर्टी में थिकोडोंट बिल्कुल करेक्ट, डाइफायोडोंट बिल्कुल करेक्ट एंड हेटेरोडोंट also correct. Overall, this is our correct answer. This is our correct answer. ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नाउ आगे चलते हैं अपन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन अपना बोल रहा है प्लूरोडोंट, मोनोफायोडोंट एंड होमोडोंट। देखो इसमें एक टर्म नया आया है, प्लूरोडोंट। एक्चुअल में प्लूरोडोंट मीन्स when teeth are present on outer surface या external side of the jaw bone, या जिसको अपन lateral side बोल रहे हैं, तो lateral side के ऊपर प्रेजेंट होता है जॉ बोन के, तो उनको बोलते हैं प्लूरोडोंट। ऐसे टीथ फ्रॉग वगैरह मिलते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के डेंटिशन के लिए ये प्लूरोडोंट टर्म सही नहीं है। सो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। इसी थर्ड ऑप्शन के अंदर एक टर्म गिवन है अपने मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मींस टीथ केवल लाइफ के अंदर एक ही बार अपीयर होते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, 2 बार आते हैं, इसलिए मोनोफायोडोंट की बजाय ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइफायोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी रॉन्ग हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन के अंदर प्लूरोडोंट जो गलत है, लेकिन डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट ये दोनों ठीक दिए हुए हैं, लेकिन प्लूरोडोंट गलत होने से अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग। सो ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन इज द 2। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट coming exam, and you are sure to succeed. Team Ellen is always with you for your bright future. Thank you very much.